आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे YouTube चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीजीटी केमिस्ट्री, जीआईसी केमिस्ट्री, दी SSSB केमिस्ट्री, टीजीटी केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज़ नंबर 6। इसके पहले की जो हमारे चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में आप 5 टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। तो पहला हमने क्वेश्चन लिया है टॉपिक क्वांटम नंबर से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। आपने कई तरह की क्वांटम नंबर्स पढ़ी हैं, एन पढ़ा है, एल पढ़ा है, एम पढ़ा है, एन पढ़ा है। हमारे साथ कई सारे बच्चे इस सेशन में जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग रिस्पांस करिए कि राइट आंसर क्या होगा। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। 4 तरह की क्वांटम नंबर आप पढ़ते हैं और हमारे चैनल पे क्वांटम नंबर का लेक्चर भी अपलोड है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। पूछा कि कौन सा क्वांटम नंबर अलाउड नहीं है, तुरंत आप ऑप्शन करिए, मार्क करिए अपना आंसर मार्क करिए। उसके बाद हम आंसर आपको बता रहे हैं। मे भी आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। अब हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? वी होगा। क्यों वी होगा? बिकॉज अगर यल का मान 2 है, अगर यल बराबर 2 है तो जो यम की वैल्यू होती है क्या होती है? -L to 0 प्लस यल, यानी -2 से लेके 0 से लेके +2। तो -0 -1 0 +1 +2। सो यम बराबर -3 नहीं हो सकता। यम बराबर -3 नहीं हो सकता अगर यल का मान कितना है? 2 है। तो आंसर जो आपका बी है वो क्या होगा? राइट नहीं होगा। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल विथ यल बराबर 3। अगर यल सब सेल के लिए यल बराबर 3 है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? यल बराबर 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? सभी लोग अपना आंसर मार्क करिए। हमने कहा था कि आप क्वांटम नंबर्स को एकदम तैयार रखेंगे जिसकी उसकी सारे क्वेश्चंस हो जाएं। तो मे भी आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। अब हम मिलते हैं आंसर के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यल बराबर 0 है तो ऑर्बिटल क्या होता है? यस होता है। अगर 1 है तो पी होता है, और यल बराबर 3 है तो डी होता है। और अगर यल बराबर 2 है तो डी होता है। यल बराबर 3 है तो ऑर्बिटल 7 एफ होता है। और एफ ऑर्बिटल के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। अथवा नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का एक फार्मूला होता है 2l+1। आप याद करिए, मैंने लिखवाया हुआ है क्वांटम नंबर में 2l+1। जहाँ यल क्या है? 3 है, तो 2 × 3 + 1 बराबर कितना आएगा? 7 आएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसे यल बराबर 3, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा? 7 होगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रेडी रहिए। सभी लोग सॉल्व करिए। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव n = 3। सभी लोग सॉल्व करिए, अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। सभी लोग सॉल्व करिए। अगर n बराबर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर आपके सिलेबस में क्वांटम नंबर है तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2n² फार्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 2n²। तो n क्या है? n बराबर 3 है, तो आप क्या करेंगे? 2n² यानी 3 का स्क्वायर, तो 2 × 9 बराबर 18। तो आंसर कितना आएगा? आंसर बी इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे से क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। आप टॉपिक तो पढ़ लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है यम, ये क्या डिटरमाइंस करती है? शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, शेप साइज ऑफ ऑर्बिटल, स्पिन ऑफ ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताती है? सभी लोग आंसर मार्क करिए चैट बॉक्स में। सभी लोग अपना अपना आंसर लिखिए। बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ सारे बच्चे ज्वाइन करिए। तो आंसर है इसका बी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन दी ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताती है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताती है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैज़ क्वांटम नंबर n बराबर 4 है, l बराबर 2 है। l बराबर 2 तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? d का कोई ऑर्बिटल होगा। d का कोई ऑर्बिटल होगा, यानी s नहीं होगा, p नहीं होगा, f नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या मिलेगा? c मिलेगा। l बराबर 0,
यस 1 होगा तो P होगा, 2 होगा तो D होगा, L बराबर 2 होगा तो D होगा, 3 होगा F होगा। सो L बराबर 2 है तो D सब सेल होगा। बहुत अच्छा। अब हम एक क्वेश्चन लिए हैं ड्यूअल नेचर ऑफ वेव। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी आपको ड्यूअल नेचर ऑफ वेव भी पढ़ने के लिए मिलता है। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द एक्सपेरिमेंट बेस्ड डिमॉन्स्ट्रेट ऑफ वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, कंपटान स्कैटरिंग पढ़ते हैं, डेविसन ग्रैमर एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। तो जो ड्यूअल नेचर ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका जो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट से मिलता है। आंसर सी इज़ द राइट आंसर। देखो यहाँ पे लिखा है डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट जो होता है डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन कन्फर्मिंग द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एक्सपेरिमेंट हुआ था डेविसन गर्मर का, इन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ते हैं ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताता है। कंपटान स्कैटरिंग क्या करता है? सपोर्ट करता है पार्टिकल नेचर ऑफ प्रोटॉन्स। रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस इन एटम नॉट रिलेटेड टू वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। अब हम देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चन। आपने 12th में भी 11th में भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा। बीएससी में भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, दी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रिलेटेड टू दी मेजरमेंट ऑफ। तो हर किसी को पता है कि ये पोजीशन और मोमेंटम पर आधारित है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है पोजीशन और मोमेंटम पर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हाइजेनबर्ग से रिलेटेड है। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी EH अपॉन 2 पाई होता है कि एच के अपॉन 2 होता है? बताइए। ऑप्शन बी और सी में मैं से बता रही हूँ, कोई एक चूज करिए। आपके पास 1 मिनट समय है, अपना आंसर आप मार्क कर सकते हैं। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब हम बताते हैं इसका राइट आंसर सी होगा। डेल्टा एक्स इंटू एच पी एच केट अपॉन 2 पाई, क्योंकि एच अपॉन 2 पाई की जगह पे एच केट भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज नोन विथ हाई प्रिसिशन इट पोजीशन। हमने कहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार अगर ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये टॉपिक कभी ना कभी आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज नोन विथ हाई प्रिसिशन इट्स पोजीशन। तो आंसर बताइए, अपना आंसर मार्क करिए, तुरंत मार्क करिए, अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। अब हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी, कैन नॉट बी नोन विथ प्रिसिशन। प्रिसिशन के साथ इसको नहीं बताया जा सकता। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन चारों में से कौन सबसे अच्छा फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता है हाइड्रोजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? पहला है इट अराइजेस ड्यू टू लिमिटेशन इन एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ क्वांटम फ्लैक्चुएशन, इट इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम सिस्टम, इट अप्लाइज ओनली टू लार्ज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो बताइएगा सबसे अच्छा एक्सप्लेन कौन सा करेगा? आपके पास 1 मिनट समय है, अपना आंसर सभी लोग मार्क करिए। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज जितने भी चैनल पे पढ़े हैं सब आप उसको वॉच करते रहिए, सारा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो मे भी आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया। आंसर सी होगा, इट इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम सिस्टम। इट इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ नॉट अप्लीकेबल टू। किसके लिए अप्लीकेबल नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक ए कार। किसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा? तो डी वाले के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा।
माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक ए कार इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो क्वेश्चन है पूछा गया है, जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो जान जाइए। इसमें एक साई बनाते हैं, तो जो सिंबल साई है ये रिप्रेजेंट किसको करता है? एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी, वेव फंक्शन, फोर्स। तो ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा आज कि श्रोडिंगर वेव में जो ये इक्वेशन जो सिंबल साई बनाते हैं ये वेव फंक्शन को दर्शाता है, वेव फंक्शन को दर्शाता है। तो मे भी आपको राइट आंसर मिल गया होगा, द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही से मार्क नहीं हो पाया गया है। जो वेव फंक्शन है इसका स्क्वायर क्या देता है? वेव फंक्शन का स्क्वायर क्या देता है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल देता है, कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स देता है, कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है, कि चार्ज डेंसिटी देता है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। नोट कर याद करिएगा बिल्कुल। जो साई स्क्वायर है वेव फंक्शन का जो स्क्वायर होता है वो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज ए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका राइट आंसर सभी लोग लगाइए अपना अपना, सभी लोग इसका राइट आंसर लगाइए। तो मे भी आपने अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दिया है। अब हम देखेंगे राइट आंसर बी होगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आज हम हाइजेनबर्ग के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, श्रोडिंगर वेव के लिए हैं, क्वांटम नंबर के लिए हैं। अगले टॉपिक में हम जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, बाउ रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन सब के क्वेश्चंस कराएंगे। Which of the following is a requirement of physically acceptable wave function psi? तो क्या होता है? मस्ट बी कंटिन्यूअस होता है। जब आप पढ़ते हैं ना पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो ये बताया जाता है कि जो साई है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन तभी होती है जब ये मस्ट बी कंटिन्यूअस हो, सिंगल वैल्यूड हो, नॉर्मलाइजेबल हो, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और इसका आंसर करिएगा। क्या है? द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच ड्यूअलिटी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसके ड्यूअलिटी पे डिपेंड करता है? पार्टिकल ड्यूअलिटी पे, वेव ड्यूअलिटी पे, पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी पे, नॉन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिए आंसर सी होगा, पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वर्क करता है। अगला देखिएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू। श्रोडिंगर वेव किसके अप्लाई नहीं हो सकता, तो किस पे नहीं हो सकता? आप लोग इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। किस पे नहीं हो सकता? आप लोग इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। तो इसका राइट आंसर बी होगा, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा। बहुत माइनॉरिटी याद रखना, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई नहीं करेगा। रट लेना है क्वेश्चन मैक्रोस्कोपिक पे। तो ये हमने कई सारे क्वेश्चंस लिए थे आपके लिए जो मैंने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ क्वांटम नंबर, रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन, बाउ रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ। आप अगला लेक्चर किस टॉपिक पे चाहते हैं इसके बारे में कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर दें, और भी किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग अस आवर सेशन। थैंक यू सो मच।